मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे उन प्रश्नों को जो कि 2024 के माध्यमिक में आए। उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं पहले वाला वीडियो में दे चुका हूं, अब कुछ प्रश्नों का उत्तर इस वाले वीडियो में दे रहा हूं। विद्यासागर फॉन्ट से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो विद्यासागर फॉन्ट या मुद्रण लिपि वह लिपि है जिसमें विद्यासागर ने क्या किया था कि जो पहले से बने हुए लिनोटाइप मुद्रण लिपि था उसमें उन्होंने सुधार किया, सरल किया, सहज किया, ताकि उससे जो छपकर लोगों तक आए और बच्चे, बूढ़े या हर वर्ग के लोग आसानी से उसको समझ पाए। तो विद्यासागर ने इस चीज को क्या किए, बहुत ही सरल और सहज ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किए और उसको, उस लिनोटाइप को वो सहज किए। इसी कारण से इस डिजाइन को विद्यासागर फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। और विद्यासागर फॉन्ट में जो शब्दों का, जो वर्ण का इस्तेमाल हुआ है, शब्द में जो वर्ण का इस्तेमाल हुआ है, उन वर्णों को वर्ण परिचय नामक ग्रंथ में भी उन्होंने लिखा है, जिससे कि बंगाली घरों में ज्यादा से ज्यादा विद्यासागर फॉन्ट को पढ़ा गया। इस वजह से जो लिनोटाइप फेस बना था वह प्रिंटिंग के लिए, वो विद्यासागर फॉन्ट के नाम से जाना गया। दूसरा जो प्रश्न है वह यह प्रश्न है कि बंगाल के छापाखाना के इतिहास में बटाला प्रकाशन का क्या महत्व है। बटाला प्रकाशन एक कलकत्ता में प्रकाशन हुआ करता था, जिस प्रकाशन से कई पुस्तकें छपती थी। यह पुस्तकें लेख, कहानी या कई रूपों में देखने को मिलती थी। बटाला प्रकाशन का एक उपदेश था कि अच्छी क्वालिटी का ना पेज इस्तेमाल करके कम क्वालिटी वाले पेजों का इस्तेमाल करके किताब छापते थे और कम से कम दामों में उसको जो है वो सेल किया करते थे, बिक्री किया करते थे। और इनका उद्देश्य था कि घर घर तक जो है पढ़ने लिखने के लिए जो है यह पुस्तक पहुंचे। तो इस वजह से पुस्तकों का दाम बहुत कम होता था और हर तरह की पुस्तकें छापी जाती थी। इसमें पौराणिक कथाओं को छापा जाता था, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर जो है किताबें छापी जाती थी, धार्मिक कहानियां होती थी। इसके साथ साथ कभी कभी अश्लील पुस्तकें भी छापी जाती थी, जिनसे क्या होता था, इनके जो विक्रेता अक्रेता दोनों ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे और यह सरलता से कहीं भी उपलब्ध हो जाता था। यह बहुत ही सस्ता किस्म का पुस्तक होता था। इसलिए बटाला प्रकाशन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन्होंने घर घर जो है क्या कि ज्ञान को पहुंचाए, बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में। फिर जो अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र की भूमिका क्या थी। किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र की जो भूमिका है वह इस तरह से देख सकते हैं कि फिजी में बाबा रामचंद्र जी गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम करते थे। जब वो भारत में आए तो यहाँ पर मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर जमींदारों और अंग्रेजों का बहुत ज्यादा टैक्स था। इस टैक्स के खिलाफ उन्होंने अवध में एक किसान सभा संस्था की स्थापना की और उसमें कई मजदूरों को जोड़ा और टैक्स को कम करने के लिए तथा किसानों पे हो रहे अत्याचार को ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन बनाए। और यह संगठन जो है अवध में बहुत जोर शोर से किसान सभा के तौर पे चर्चित हुआ और इसमें लोग शामिल भी हुए और बाबा रामचंद्र जो है एक आंदोलन चलाएं, जिसे जो है किसान सभा आंदोलन भी कह सकते हैं। और इस तरह से
इतिहास में बाबा रामचंद्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन्होंने किसानों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए और कम से कम टैक्स देकर हित हो इसका उन्होंने प्रयास किया। अगले जो प्रश्न है वह है सर्व भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? यानी AITUC की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? AITUC का यदि हम फुल फॉर्म बोले तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई और इसे एटक भी कहा जाता है। इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य था कि जो मजदूर हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके जो कार्य करने के अवधि हैं उस कार्य करने की अवधि को कम किया जाए और साथ ही उनको जो मजदूरी मिल रहा है उस मजदूरी में उनको क्या लाभ है नहीं है इस पर भी देखरेख करना होता था। और इससे क्या हुआ कि कई जो है मजदूर जुड़े और इससे जो पूंजीपति के लोग थे जो कि जबरदस्ती या जबरन जो है कई घंटे मजदूरों से काम लेते थे, वह सब बंद हो गया। मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं आने लगी और मजदूरों के हितों के बारे में सोचा जाने लगा। ये तब हुआ जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी में बॉम्बे में स्थापित हुई। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्र आंदोलन में सरला देवी चौधरानी की क्या भूमिका थी? सरला देवी चौधरानी एक ऐसी महिला थी जो कि हर तरह के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली और वह एक पहली महिला थी जिन्होंने एक संगठन बनाया, भारतीय स्त्री महामंडल संघ। ये भारतीय स्त्री महामंडल संघ की स्थापना करके उन सभी स्त्रियों को, महिलाओं को जोड़ी जो कि स्वदेशी आंदोलन में भाग ले सके, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन में भाग ले सके और अपने अधिकार की रक्षा कर सके। इसके लिए उन्होंने भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की थी और स्त्रियों की रक्षा, स्त्रियों की महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं पे हो रहे दमन को कम करने के लिए या महिलाओं की रक्षा के लिए जो है इस 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी जी जो है इसका गठन करती हैं और कई तरह के आंदोलन में न केवल स्वयं बल्कि अन्य महिलाओं को जोड़कर उस आंदोलन को अधिक से अधिक प्रभावित की ताकि ब्रिटिश जो है इस देश से छोड़ के चला जाए। महात्मा गांधी के साथ भी उन्होंने कई बार भाग लिया आंदोलन। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की क्या भूमिका थी? तो सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें मास्टरदास सूर्यसेन जी ने 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया, जिसमें वो 48 घंटे के लिए जो है उस चटगांव को ब्रिटिश से मुक्त कर दिए। वे शस्त्रागार को लूटे अपने टीम के साथ और वहां के जो रेल लाइनें थी उनको उखाड़ फेंका, टेलीफोन या टेलीग्राफ ये जितने चीज थे इन सबको उन्होंने वहां पर बंद कर दिया था और 48 घंटे के लिए वो चटगांव को ब्रिटिश से मुक्त कर दिए थे। इस वजह से जो है क्योंकि वो वहां के पुलिस और थाने के जो चटगांव शस्त्रागार था, अस्त्र शस्त्र रखने के जो जगह थे वहां से अस्त्र उन्होंने लूट लिया था। इस वजह से यह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और 48 घंटों के लिए जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश को वहां पर दबा दिए थे, दमन कर दिए थे ब्रिटिश का, जिसके वजह से वो घटना जो है काफी महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में।
और आगे चलकर जो है इनसे जो है कई आंदोलनकारी जो है, क्रांतिकारी जो है प्रेरणा लिए और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए। अगला जो प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के बाद, यानी भारत जब आजाद हुआ उसके बाद 562 रियासतें थी, यानी प्रदेश था जिसके अलग अलग शासक थे। तो इन सबको जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण करने वाला एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो कि ऐसी नीति अपनाई, ऐसी सूझबूझ अपनाई जिससे 562 रियासतों को एक अखंड भारत के रूप में जोड़ा गया। और भी जैसे कश्मीर के मुद्दे हो या हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर लक्षद्वीप, इन जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने काफी सूझबूझ के साथ काम किया। और लौह पुरुष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देश को जोड़ा और देश जोड़ने में वह जो है अडिग रहे, दृढ़ संकल्पी रहे और दृढ़ता के साथ जो है उन्होंने भारत को जोड़ने का प्रयास किया। तो इस वजह से ही इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क भी जर्मनी को जोड़ने का काम किया था। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत को जोड़ने का काम किए। इनके दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प और आत्म बल और साहसी के वजह से जो है इनको लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, वह भारत के पक्ष में था। और अखंड भारत का निर्माण करने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगला जो प्रश्न है, शरणार्थी समस्या से क्या समझते हैं? शरणार्थी उन लोगों को कहा जाता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं और जाकर वहां बस जाते हैं, तो उनको शरणार्थी कहते हैं। यह 1947 के भारत विभाजन के बाद जब सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। क्योंकि यह सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, इसलिए जो इस्लाम को मानने वाले थे वो सभी पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कई लोग यहाँ पर आ गए। ये जो आने जाने का सिलसिला रहा, इसमें बहुत से शरणार्थी की समस्या जो है जन्म ली उसी समय, क्योंकि 60 लाख से अधिक लोग जो है शरणार्थी बन गए और इनके साथ हो रहे जो अत्याचार, जो इनके साथ हो रही समस्या उस समय जो जन्म ली, उन सभी समस्याओं को ही शरणार्थी समस्या कहा जाता है।